अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद करने जा रहा था कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, लेकिन कैसे ठीक ठाक हो सकते हैं? मतलब ना तो इस वक्त खैर खैरियत पूछने का दिल चाह रहा है, क्योंकि जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, ठीक है, और हाल बेहाल है। आप ये देखिए कि 15 रुपये का मज़ीद इजाफा किया है पेट्रोलियम प्राइसेस में, और उसके बाद जितने तरा निकलने थे हर तरह से वो निकल चुके हैं। और वो कहते हैं ना कि एक होती है स्लो पॉइजनिंग, ये तो एक मतलब देयर आर लेवल्स ऑफ डेथ जो कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के साथ किया जा रहा है, और न जाने कौन सा रिलीफ है और जो देने की तवक्को थी और वो न जाने कब मिलेगा। पता नहीं, वाकई मुझे लगता है कि ज़िंदगी बीत जाएगी, ख़त्म हो जाएगी वो जो रिलीफ जिसका कभी सुना था। खैर उसके बाद कहेंगे नहीं जी, गरीब अवाम के लिए रिलीफ था, आपके लिए तो था ही नहीं। फिर हम वही बात करेंगे कि सैलरी तबके के लिए कोई रिलीफ नहीं है। तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। दूसरी बात ये 250 देखा जाए, 250 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल, 248 समथिंग है ना, तो आप 250 इसको लगा लेना। और मुझे लग रहा है कि जब से ये लोग आए हैं, जब से नई हुकूमत आई है, 100 रुपये तो फ़ी लीटर तेल की कीमत में इजाफा हुआ है। अच्छा, वैसे ठीक है जी, सब्सिडीज लगी, कंपैरेटिव सब्सिडीज वापस ली गई। एनालिसिस हो रहा था ना कि खान साहब ने तो अपने 3.5 साल में तकरीबन 100 से 150 पे लेके आए थे, 5-5 रुपए 10 रुपए इजाफा। वो भी मतलब अब देखा जाए तो लगता है कि वो बड़ी सहूलत थी कि आप देखें कि वाक़तन ओगरा की जानिब से प्रेशर होता होगा, करता था, लेकिन अब तो ये 30 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए, मतलब ये मेरे फेसबुक की मेमोरी पे आ रहा था कि जो पिछले साल की 2 दिन पहले 14 रुपए, अगर आप लोग भी जाके जरा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा, 14 रुपए बढ़ाए गए थे। बड़ा लोगों ने बड़ा तनकीद, बहुत ज्यादा तनकीद की थी। वो 14 रुपए इतने ज्यादा लगते थे, 8-9 रुपए पे तनकीद करते थे। हम यहाँ बैठ के तनकीद करते थे कि भाई देखें कितना ये महंगाई 1, 2, 3 समझ में आती है। अब तो ये सांस नहीं लेने दे रहे। बिल्कुल जी, समझ नहीं आ रही। और सिर्फ यही बात नहीं है, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हर नहीं चीज महंगी हो जाती है, हर चीज महंगी एंड दैट इज इररिवर्सिबल। तो खैर, अनफॉर्चुनेटली इररिवर्सिबल। तेरह पार्टियों की हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। महंगाई का एक और तूफान। 33 रोज में पेट्रोल की फी लीटर कीमत तकरीबन 100 रुपए बढ़ा दी, जबकि डीजल की कीमत में 126 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। मुल्क में बादलों की एंट्री। कई इलाकों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मानसून के आगाज के बाद आइंदा 3 रोज में सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार और हल्की बारिश की तवक्को। कराची में भी बारिश जमकर बरसने की उम्मीद, लेकिन नालों की सफाई न होने के बायस इब्रान रहमत एक बार फिर से जहमत बनने का खौफ। इंतजामिया गैर मुतहरिक, अर्बन फ्लडिंग का खतरा। और ARY नेटवर्क का एक और संगे मील अबूर। फुटबॉल के शिदाइयों के लिए अच्छी खबर, फीफा वर्ल्ड कप दिखाने के हुकूक ARY नेटवर्क ने हासिल कर लिए। फीफा वर्ल्ड कप पाकिस्तान में बराह रास्त स्पोर्ट्स पर देखा जा सकेगा। जब से नई हुकूमत आई है, अवाम पे पैदर पे पेट्रोल पंप गिराए जा रहे हैं, और कल तो अवाम ने कहा कि बस 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 हमारी हो गई है। अच्छा, बस 250 रुपए के करीब फी लीटर पेट्रोल की कीमत पहुंच गई। और वही अभी जो सत्ती बात कह रहा था टॉप स्टोरी से पहले कि भाई जब एक बार ये कीमतें बढ़ जाती हैं तो दे आर इरिवर्सिबल, ये वापस नहीं होती। आप ये बताएं कि क्या आप अवाम की कुव्वत खरीद में भी फिर वैसे इजाफा करें जैसे आप यहाँ पर महंगाई मुसलसल बढ़ा रहे हैं? मतलब आप यकीन कीजिए कि कल मैं एक मतलब नान भाई के पास था, वहाँ पर खड़ा हुआ था, तो वो मुझे बता रहा है कि भाई जो लोग पहले बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे अब बाइक पे आना शुरू हो गए। बाइक पे आने के बाद वो कहते हैं, और अच्छी खासी फैमिली से हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि अफोर्डेबल नहीं है। जो बाइक वाले हैं वो साइकिल पे आ गए। मुझे देख लेना कि मैं तो डायरेक्ट गाड़ी से साइकिल पे आया हूँ कि मैं अभी मैंने अपनी गाड़ी को, साइकिल को बेहतर कंडीशन में करवाया कि आसपास के इलाकों में जाने के लिए। और ये मजाक नहीं है भाई, दिस इज वेरी सीरियस, दिस इज वेरी सीरियस। जिन जगहों पे आसपास 1 किलोमीटर की विसिनिटी में मैं जाता था, गाड़ी पे जाया करता था, अब मैं साइकिल पे जाता हूँ। लोग कार पूलिंग कर रहे हैं। कार पूलिंग क्यों कर रहे हैं? कि एक जगह से अगर 3 या 4 लोग ऑफिस आते हैं तो किसी तरीके से पहुंच सकें। अजाब है। आप ये देखें कि कल मैं पेट्रोल पंप के पास से गुजरा मदिया, मेरा फ्यूल टैंक में आधा पेट्रोल था, मैंने नहीं डलवाया पेट्रोल, क्योंकि वो जो वहाँ पर अजाब था लाइन में खड़े रहने का। मैंने कहा अब यहाँ पर क्या खड़ा होगा, आपकी इज्जत नफ्स अलग मुतासिर हो रही है। और उसके बाद अगले दिन आप जाएंगे तो फिर लिटरली आपको दिल करेगा अच्छा कौन से काम जाके गाड़ी में करने, ठीक है छोड़ दो काम, छोड़ दें, काम ही ना करो, वहां जाना था छोड़ दो, जाए ना।
आज सुबह जब मैं आज आ रही थी, ऑफिस भी आ रही थी, हम एक तुम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ट्रैफिक में भी हमें कमी दिखाई दे रही है। सुबह सती ट्रैफिक बिल्कुल ना होने के बराबर थी। ठीक है, हम सुबह निकलते लेकिन हम देखते थे ट्रैफिक होती थी, लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल ना होने के बराबर लोग ये भी बताते हैं, जो लोग लियारी बाहर एक्सप्रेस वे निकल है नहीं उसके रहे। ऊपर गाड़ियों की तादाद कम हो गई है। बिल्कुल, लोग बिल्कुल। परेशान हैं, बदहाल हैं। और आप ये सोचिए कि ये वो हुकूमत जो 13 रुकनी इत्तेहाद जब हुकूमत में आ रहा था अप्रैल में, उस वक्त क्या, मुझे एक बात बता दें मदिया नकवी, वो मार्च जो करने जा रही थी ये बड़ी जमातें, उस वक्त जो अपोजिशन की थी उसका नाम क्या था? महंगाई मार्च। और अब महंगाई का क्या हाल है? बिल्कुल, ये महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो इसको आप कैसे करेंगे? पुरानों पे तो आप इतनी बातें करते थे, आप लोगों में तो तजर्बेकार लोग बैठे थे। हाँ। वो तजर्बेकार लोग क्यों नहीं कुछ कर आप तो सके? 30 कुछ साल नहीं से कुछ हुक्मरानी प्लान कर कर रहे थे। सके। लोग कितने परेशान हैं इस मजीद पेट्रोल पंप गिरने के बाद, आपके साथ जरा शेयर करते हैं। पेट देखें क्या मतलब ये पेट्रोल डलाएं, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, हर गरीब आदमी बिल्कुल परेशान हो चुका है। पेट्रोल के खिलाफ एहतजाज भी होना चाहिए। मुतालबा उससे करते हैं जिससे हमें एक्सपेक्टेशन होती है। इस हुकूमत से मुझे पर्सनली कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो मैं क्या मुतालबा करूँगा। जो अल्लाह ने डील देनी थी ना ऐसे लोगों को, वो दे चुके हैं। इंशाल्लाह थोड़े दिन है और ये हमारी चमड़ी उतारना, तो इनकी चमड़ी अल्लाह ताला उतारेगा। अवामुन्नास की इज्जत और जिल्लत का जलूस निकालने वाले ये हुक्मरान, खुदा का खौफ करो। पिछले तो जो थे आप तो उनसे बढ़ के निकले यार। आपने कहां से कहां पहुंचा दिया। ये अवाम मर गई, महंगाई में पिस गई। मैं शहबाज शरीफ को बोलूँगा, अगर तुम्हें गिरत है तो उतर जाओ। तुम बोल रहे थे ना इमरान खान को कि तुम साथ पे बढ़ा रहे हो। अभी अगर तुम्हें गिरत होगी उतर जाओ, बड़ा मेहरबानी करे, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी हुकूमत। इमरान खान साहब को दे, वो अच्छी चला रहा था, मेहरबानी आपकी, उतर जाओ सर। पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया है। जो गरीब आदमी 50 रुपये किराया भर रहा था, जो मजदूरी करने गांव से शहर में आता था, आज वो जहां 50 भर रहा था वो 200 भर रहा है। 500 रुपये उसकी दिहाड़ी है। कितनी? 500 रुपये। अब वो आने जाने में 200 रुपये भरेगा, उसको क्या बचेगा? ये इमरान खान को बुरा कह रहे थे। ये जो नून लीग की हुकूमत आई है, इन्होंने बहुत गंद कर दिया है। गरीब आवाम को इतना पीस दिया है कि गरीब आवाम बेचारी कुछ भी नहीं कर सक रही है। हम लोगों को उन्होंने बर्बाद कर दिया। इस गवर्नमेंट ने अभी 10 रुपये बढ़ा दिया है। फिर मोटरसाइकिलों को आग लगाएं। हम हर रोज़ मजदूर बंदे हैं, हर रोज़ कमा के हम हर रोज़ खाने वाले बंदे हैं। शहबाज शरीफ को हम एआरएन के थ्रू से बोलते हैं कि भाई ये महंगाई ख़त्म करो। तुम लोगों को क्या है, गरीबों के ऊपर तुम लोगों ने एक बम गिराया हुआ है। आवाम को तो सड़कों पे आना पड़ेगा। अभी तो और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। अभी तो आवाम के कपड़े भी उतार रहे हैं। इनकम वही जो है ना 10 साल पुरानी है। महंगाई जो है ना आपके सामने है, 200% बढ़ गई है। किचन का बजट जो है ना, जो हम 5,000 में चीज़ें लाते थे, आज वो जो है ना 40,000 में नहीं पूरी हो रही है। कहाँ से पूरा करें जब चोरी करनी पड़ेगी, कत्ल गारत होगा रोडों पे। और तभी इस हुकूमत में और तो कुछ नहीं नजर आ रहा मुझे। लोगों को मसला ना यहाँ पे किचन के बजट की आपने बात सुनी कि जी पहले जो 5,000 में चीजें आती थी किचन की, वो अब 40,000 तक पहुंच गई। तो कहाँ जाएंगे ये लोग? और नहीं, और एक और चीज़ है ना मधिया, मुझे ये बता दें कि भाई एक सीधी सी बात है, घर का बजट नहीं चल रहा, आप घर के बड़ी हैं, आप दूसरों को क्या बोलेंगी कि भाई आपने जो है वो थोड़ा सादगी रखनी है। अगर आप बच्चों को बोल रहे हैं अपने कि आपने सादगी रखनी है, तो सादगी का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपने खुद से करना है। हम कितनी दफ़ा टीवी स्क्रीन पर बैठ के बोल चुके हैं रोज बात करते कि भाई वजीर आजम साहब खुद से स्टार्ट करें यार। आप अपनी 40 गाड़ियों का, 15 गाड़ियों का, 20 गाड़ियों का अगर स्क्वाड कम कर दें, पेट्रोल अगर स्क्वाड कम कर दें। देखें, आप पहले भी इंपॉर्टेंट थे, अब भी इंपॉर्टेंट थे, और बड़ी टेक्नोलॉजी अब बड़ी एडवांस कर चुकी है, तो इतने प्रोटोकॉल को लेके चलने से सेफ्टी नहीं होती। लेकिन नहीं, वज़रा के प्रोटोकॉल अपनी जगह, वज़ीर आज़म साहब का अपनी जगह, बाकी ब्यूरोक्रेसी का अपनी जगह, सबकी अपनी जगह। पिसती है तो कौन? आवाम को बोझ बर्दाश्त करना होगा। बिल्कुल जी। और अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है, ज़रा पेट्रोल पंप्स की ये जान लेते हैं। कराची में हमें ज्वाइन करेंगी हमारी नुमाइंदा इशरत खान, जबकि मुल्तान से हमारे साथ होंगे ताहिर खान। उनसे जान लेते हैं कि क्या सिचुएशन वो देख रहे हैं। इशरत, सबसे पहले तो हम आपके पास आएंगे, कराची में आप मौजूद हैं। ये बताइएगा कि आपके पीछे भी मैं देख रही हूँ कि पेट्रोल पंप बिल्कुल खाली है, और ताहिर के पीछे भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। लोगों का क्या कहना है? ये जो पे दर पे पेट्रोल पंप आवाम पे गिराए जा रहे हैं, मैं तो ट्रैफिक देख ही नहीं रही कि अब कोई पेट्रोल बिल लगवाने के लिए आया आपके पीछे। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि 90 रोज़ से ज़ायद हो गए हैं मौजूदा हुकूमत को, और ये चौथी दफ़ा पेट्रोल जो बम है वो गिराया है। 14 रुपये कुछ पैसे का, यानी 15 रुपये का इजाफा कर दिया है, जो टोटल मिला के 249 रुपीज़ समथिंग है। अवाम इतनी मुश्किलात में है कि आज पेट्रोल पंप पे मैं काफ़ी देर से यहाँ मौजूद हूँ, रश बिल्कुल नहीं है, गिनती के 2-3 लोग आते हैं। हम अगर लोगों से मालूम करें इस वक्त
तो मेरे कैमरामैन अम्माद आपको दिखाते हैं, यहाँ लोगों से मैं खुद आपको बात करके दिखाती हूँ कि लोग क्या कहते हैं। क्या कहोगे, पेट्रोल की कीमत फिर इजाफा कर दिया चौथी दफ़ा। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, बस हुकूमत का काम है, बढ़ाते जा रहे हैं। हुकूमत का काम है बढ़ाते जाना और आवाम का काम है सिर्फ भरवाना, उनकी मजबूरी है। क्या कहेंगे सर, चौथी मरतबा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया, मतलब 250 रुपये हो गए लीटर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला फरमा रहा है हम उस कौम की हालत नहीं बदलते जब तक वो अपनी हालत खुद ना बदले। जैसी रिया है वैसी हुक्मरान होते हैं। तो अल्लाह से ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला कौम को हिदायत दे तो ज़िंदगी के सारे मामलात में अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है तो दूसरी तमाम चीज़ों की भी प्राइस बढ़ेगी, जबकि हम जो सैलरीज़ है वो तो वही की वही है। हाँ, सैलरी तो वही की वही है, लेकिन ये है कि अब जो हालात जैसे आगे आ रहे हैं उसको तो आवाम के हाथ में तो नहीं है उसको रोकना। तो इसमें इंसान आवाम तो बेबस है, मजबूर है, वो क्या कर सकती है। बिल्कुल, आपने सुना, कहना ये है लोगों का कि आवाम बेबस है। क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। कीमत से तो हम लोग बोले थे इमरान खान सही ने से, लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत से हम बहुत तंग आए हुए। देखो 150 से पेट्रोल अभी 200-250 रुपये तक आ गया। तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत से हम लोग जो है ना बहुत, बस अभी क्या करे, गरीब आवाम से सारे निकल रहे हैं और क्या है। बिल्कुल, मध्या आपने सुना आवाम क्या कहती है। आवाम कहती है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत से हम बुरी तरह तंग आए हुए हैं। पंप पर रश नहीं है, जो लोग मजबूर हो गए हैं, उन्होंने कहीं ट्रैवल करना है, वो आकर यहाँ 1 लीटर फ्यूल डलवा रहे हैं, कोई 2 लीटर फ्यूल डलवा रहे हैं। उनका यही कहना है कि अब हमने खाना नहीं है, अब हमने सिर्फ फ्यूल डलवाना है। सब इसी उम्मीद पर है कि अब गवर्नमेंट शायद उतरे तो हम लोगों के हालात बेहतर हो। दूसरी जो आपने और भी लोगों की बात सुनी है, उनका यही कहना है कि सैलरीज में इजाफा होता नहीं है और मुसलसल 90 रोज से ज़ायद मौजूदा हुकूमत को हो गया है, लेकिन मुसलसल महंगाई में इजाफा होता जा रहा है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी बहुत। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इशरत, ताहिर भाई ये बताएं कि मुल्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस का तो हम देख रहे हैं कि हर जगह बढ़ चुकी हैं, लेकिन मुल्तान में क्या सूरत हाल है, लोग कितने तंग आ चुके हैं? वहाँ तो भाई गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है कंपैरेटिवली। जी बिल्कुल, गर्मी तो मुल्तान की वाकई बहुत ज़्यादा पड़ती है, मगर आज बात करें पेट्रोलियम प्राइसेस की तो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती थी तो लोग कहते थे कि लोग एहतजाज नहीं करते, बाहर नहीं आते और लाइनों में लग जाते हैं और ख़रीदते हैं। आज सुबह का आप मंज़र ये देखें, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद किस कदर कम हो चुकी है कि वो पेट्रोल डलवा नहीं रहे। और आपने की बात मैं सुन रहा था कि लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई और ये फ़िज़िकली इसी तरह ही हो रहा है कि 2 से 3 से 4 लोग कंबाइन होकर एक गाड़ी में जा रहे हैं। जो किसी ने ऑफिस जाना है या किसी और ने काम पर जाना है तो वो किसी दोस्त के साथ बाइक पर जा रहा है और वो ख़र्चा वो लोग शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो 250 रुपये के करीब पहुँच चुकी हैं। और बात करें डीज़ल की तो डीज़ल की कीमत भी 270 प्लस हो चुकी है, जो कि ज़राअत तबके के लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है, क्योंकि ज़राअत सारी हमारे डीज़ल पे मुनहसर होती है। और इस महंगाई बम जो रात गिराया गया है, इसके आउटकम आना आज सुबह से ही शुरू हो जाएंगे। सब्ज़ी भी बढ़ेगी, दाल भी बढ़ेगी, चीनी भी बढ़ेगी और किराए भी बढ़ेंगे। पहले ही किराए अगर बात करें, जहाँ पर किसी नॉर्मल सफ़र की 1000 होते थे तो उसमें 1600 रुपये वो ऐड हो चुका है, 600 रुपये मज़ीद उसमें इजाफा हुआ था। अब ये ट्रांसपोर्टर मज़ीद बढ़ा देंगे। ट्रांसपोर्टर से बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं चीज़ें महंगी हैं। कुछ भाई हमारे साथ अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। गवर्नमेंट जब ये आई थी तो ये कह रही थी कि हम इस महंगाई को कंट्रोल करेंगे, महंगाई कंट्रोल होती नज़र आ रही है। पेट्रोल 249 पे पहुँच गया। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, ये चोर डाकू फिर से आके बैठे हैं और उन्होंने मुल्क को फिर से लूटना है। ठीक है, अब तो रात को सोते हुए डर लगता है कि यार सुबह फिर पेट्रोल ना महंगा हो जाए। 250 रुपये लीटर पेट्रोल, ठीक है। एक ख़रीद बढ़ी है आपकी, जो पहले जो तनख्वाह ले रहे थे, क्या वो बढ़ी चीज़ें? नहीं, तनख्वाह वहीं पे है। अब फॉर एग्जांपल एक आदमी की दिहाड़ी 500 रुपये है, ठीक है, वो 250 रुपये पेट्रोल डलवाएगा, बच्चों को खिलाएगा, वो क्या करेगा? पैदल घूमेगा, इतनी गर्मी में पैदल निकला नहीं जाता बाहर। अच्छा भाई, आपके हाथ में बोतल है, कहाँ से आ रहे हैं? क्या गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है और क्या सूरत हाल है? भाईजान मैं डेरेटे से आ रहा हूँ, मेरा कल से पेट्रोल ख़त्म हुआ है। मैं मजबूरन पैदल चौक मारा वाले काम पे जा रहा था, काम पे से आ रहा हूँ।
ठीक है ना। कल का पेट्रोल ख़त्म है, आज भाइयों के पास पेट्रोल लेने आए हैं, कहते पेट्रोल नहीं देते बोतल में। ये बोतल में क्यों नहीं देते? टैंकी में पूरा नहीं आता, इसीलिए फिक्स किए हुए मीटर, इसमें पूरा आ जाता है इसीलिए। ये शिकायत भी होती है कि पेट्रोल का पैमाना भी कम होता है। पैमाना भी इनका ही कम ही होता है। 2-3 पेट्रोल पंप तो ऐसे ही है ना कि जो माशाल्लाह देते हैं। फिर आपकी कुव्वत खरीद बढ़ी है, क्या काम करते हैं, पेट्रोल अफोर्ड कर सकते हैं? मैं कहाँ 5,000 रुपये मेरा हफ्ता है, ठीक है ना। 500-1000 का पेट्रोल लग जाता है आने जाने का, और 2 बच्चे हैं मेरे। मैं तो परेशान होता, कहते हैं 1000 रुपये 2000 रुपये हम देंगे पेट्रोल वालों को, ना वो नज़र आ रहा है। कह रहे राशन देंगे, ना हमें राशन मिल रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। पहले तो हम उनको रोते थे, अब इनकी जान को रोते हैं। अब मैं नून लीग का कट्टर बंदा हूँ, जान लेने देने वाला बंदा हूँ, मगर मेरा हालात इस तरह के हो गए कि इनका खाना ख़राब हो गया। नून लीग से खुश नहीं है? मैं तो बिल्कुल ही खुश नहीं हूँ, बाकी जो होंगे सो होंगे। इतने हालात ख़राब कर दिए लोगों ने आगे। आपके सामने आप सुन रहे हैं ताहिर खान हमारे नुमाइंदे मुल्तान में मौजूद है। जी ताहिर, आप इनसे भी बात कर लीजिए, इनसे भी बात कर लीजिए। भाई पेट्रोल डलवाने आए हुए हैं, पेट्रोल 250 पे पहुंच चुका है, गरीब की इस्ताद से बाहर होता नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? पेट्रोल एक अकाब बन गया, जो जिसको पकड़ने की कोशिश करते हैं वो दूर ही दूर जाता है। हम अपने घर का पूरा करें, पेट का पूरा करें, घर के किराए दें, हम क्या करें? 5,000 रुपये हफ्ता में मिलता है, उसके बाद जो ना अब ये बताएं कि जो ना उसमें घर का पूरा करें, किराए दें, कहाँ पे जाएं, कहाँ मारें। हम सोच रहे थे कि ये हुकूमत आएगी, कुछ अच्छे काम करेगी, मगर इस हुकूमत ने उससे भी बुरे काम किए। चोर सब हैं, कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है, इमरान खान भी चोर है, सारी पार्टियां चोर हैं, मगर कुछ तो ख्याल करें, अवाम का भी कुछ सोच ले। अवाम मर रही है, अवाम का भी कुछ सोच ले, अवाम मर रही है, लोग यही बात करें। बहुत शुक्रिया जी। ताहिर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, मुल्तान की सूरत से आगाह रही थी। दूसरी जानिब कराची से हमारे साथ मौजूद थे इशरत खान, वो कराची के वाले से बता थी। साथ ही मैं ये सोच रही हूँ, अभी जो ट्रांसपोर्टर्स के वाले से बात करते, ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ाएंगे जी, ईद आने वाली है, लोग अपने घरों को वापस जाते हैं, और अभी हम जैसे बहुत सारे ऐसे परदेसी किसी दूसरे शहर में काम कर रहे होते हैं, हमने जाना है अपने घर, तो आप सोचें कि वो किराए कैसे बढ़ेंगे। वो ट्रेन का किराया हो, वो एयरलाइन का किराया हो, वो बसेस का किराया हो, वो किराए में कितना इजाफा होगा। और एक और चीज़ भी ये देखिए ना कि बहुत से ऐसे लोग हैं, और एक तो ये किराए बढ़ जाएंगे, दूसरा ये है कि कोई इस पर रोकथाम नहीं होगा। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी के जानवर नहीं लिए, ठीक है, जब कुर्बानी के जानवर लेने जाएंगे तो वहाँ से जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके अंदर भी एक कॉस्ट में इजाफा। जी बिल्कुल। और वो बड़े खुलेआम कह रहे होते हैं कि भाई इतने देने इतने दो। बाज़ औक़ात आप सोचते हो कि यार ये जानवर इतना महंगा नहीं था जितना ये कॉस्ट महंगी सारी चीज़ों की पड़ रही है। और पेट्रोल की कॉस्ट यार 1 से 2 रुपए भी इजाफा होता था ना, तब भी हमें उसके इम्पैक्ट नजर आता था। ये तो 15-15 रुपए। आप यकीन करें कि नो ऑफेंस बट मिफ्ता साहब को देखते हैं टीवी पे, डर लगने लग जाता है, डर लगना शुरू हो जाता है। एब्सोल्युटली राइट। वैसे बाकी ऐसी तो ये खुदा के लिए कुछ करना चाहिए। मुजम्मिल इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया है। एंड आई विश आई कुड से अ वेरी गुड मॉर्निंग, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग फॉर ऑल द पाकिस्तानीज, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल बम गिराया जा रहा है, क्या कहेंगे मिफ्ता, सॉरी मुजम्मिल, ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने हालात कहाँ पे लाके खड़े कर दिए, मजीद हम कहाँ पे बुरे हालात जाएंगे? हेलो जी जी हेलो जी मुजम्मिल जी वापस से कर लें सवाल। जी मुजम्मिल, मैं मदीहा नकवी स्टूडियो से बात कर रही हूँ, और मैं आपसे भी कहना चाह रही हूँ कि हालात इस कदर बुरे हो गए, जैसे भी सत्ती भी बात कर रहा था कि जैसे मुफ्ती इस्माइल साहब जब टीवी पे आते हैं ना, तो डर लगने लग जाता है कि भाई पता नहीं अब कोई और ऐसी खबर ना आ जाए। मुस्कुराते न जाने आप क्या कह रहे हैं। चौथा कोई पेट्रोल पंप है आवाम पे गिराया गया है, और आप देखें कि विद इन 2 मंथ्स जो है 100 से ज़ायद तो इन्होंने फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है। क्या लग रहा है आगे हालात कहाँ जाके रुकेंगे? देखिए हालात तो काबू से बाहर हो चुके हैं, और ना सिर्फ हम पहले तो सिर्फ बात करते थे कि गरीब आदमी का क्या होगा, अब गरीब आदमी से बात बहुत आगे निकल गई है, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पे बात चली गई, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल तक बात नहीं है। अभी 1 तारीख से बिजली के बिल भी बढ़ रहे हैं, गैस के बिल भी बढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं उनके स्कूल की फीसेस, वैन और तमाम बिल जो है वो एक जिसे कहते हैं कि आम आदमी को 30 से 40% इजाफी चाहिए अपनी जरूरियाती जिंदगी पूरी करने की, ना जो पहले वो कर रहा था। तो अगर उसकी तनख्वाह बढ़ रही है या उसके पास इतने इजाफी पैसे हैं, वो तो चले ठीक है गुजारा कर लेगा, लेकिन वो भी अपने दिल पे पत्थर रखेगा, क्योंकि उसने इसलिए नहीं ये जमा किए थे कि ये जो है मिफ्ता इस्माइल साहब रोजाना टीवी पे आए, इमरान खान कभी कह रहे हैं, कभी आलमी मार्केट कह रहे हैं, कभी क्या मुल्क को दिवालिये से बचाना है, कभी कहते हैं कि जी आवाम कुर्बानी दें, तो आवाम ही कुर्बानी दें, उनके प्रोटोकॉल कम नहीं होंगे, आवाम कुर्बानी दें। जी तो ये तमाम चीजें जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशान कौन है। आज अफरात दर का नंबर भी आएगा महंगाई का, तो देखते हैं क्या आएगा। हुकूमत के लिए 16% आएगा। अच्छा, जिस मुल्क में 90% डीजल की कीमत बढ़ गई हो और तकरीबन 70% पेट्रोल की कीमत बढ़ गई हो, 16%। अच्छा मुजम्मिल भाई, एक चीज ये है
कि भाई ज़रा लोगों को ये समझा दें, ज़ाहिर है कि हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, कि लोग ये कहते हैं कि जी डीज़ल से क्या इम्पैक्ट आता है, तो वो समझते हैं सिर्फ पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ें महंगी होती हैं। ज़रा उन्हें बताएं तो सही ना कि इम्पैक्ट क्या आता है जब डीज़ल की प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं जितनी इन्होंने बढ़ा दी हैं। देखिए, डीजल से जब पेट्रोल से महंगाई हमारी जेब पे फर्क पड़ता है, लेकिन जो चीज़ें हम खरीदते हैं वो तमाम डीजल पे मुनसर है। जैसे खाने पीने की अशिया की कीमतें हो गई, जैसे जो है ये फार्मर जो है जो डीजल प्रोड्यूस करता है उससे जो मतलब गंदम उसको डीजल चाहिए होता है, ट्यूबवेल चलाता है डीजल चाहिए होता है। इस साल तो कह रहे हैं बिजली ना होने की वजह से और पेट्रोल ना होने और बिजली और डीजल महंगा होने की वजह से चावल की फसल जो पाकिस्तान में वाहिद फसल रह गई थी जो हम बरामद करते थे वो भी टाइम पे नहीं लगी। तो ये तमाम चीजें जो है हो गई हैं। प्लस कार्गो वगैरह जो ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं वो अलग उसके फ्रेट चार्जेस बढ़ जाते हैं। जी जी, तो अब इससे जो है जो हम चीज़ों की खरीदारी करते हैं वो बढ़ जाती है। फिर जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो उसका क्या होता है। जी जी, बस पूरा तमाम जो सर्कल है ना और तमाम तबकात जो है उसकी लपेट में आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मुज़म्मिल असलम माहिर मौशात हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे इस पेट्रोल पम्प के हवाले से जिसने आके लिटरली वो कहते हैं ना कि हमारी कांपे टांग गई हैं, वो वाली सिचुएशन हो गई है। कांपे टांग के अब ज़मीन पे लग गई हैं। अब मतलब समझ नहीं आ रहा कि अब ज़मीन पे लेट के भी कांपे टांग रही हैं, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। तो ये बहुत बुरा हाल है, अल्लाह रहम करे। थोड़ा मौसम की बात कर लेते हैं मदिया। बिल्कुल कि मौसम जो है वो अब तेवर कुछ अपने दिखा रहा है कि मौसम जो है वो बता रहा है कि आज बारिश होगी। और कल से वैसे तो रात को भी बूंदाबांदी हमने थोड़ा सा देखा कि हल्की फुल्की कल रात भी बूंदाबांदी हुई थी और उससे पहले भी जो प्रीवियस नाइट है उस पर भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी। लेकिन क्योंकि इस सड़कें ऑलरेडी गर्मी की हिद्दत से ऐसे जल रही थी कि वो जो बारिश के थोड़ी कतरे पड़े वो बिल्कुल ड्राई आउट हो गए। कल कहीं कहीं हुए, आज भी कराची के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है। लेकिन जो असल बारिशों का जो सिलसिला शुरू होगा वो होगा कल रात से और ये बारिशें बहुत ज़्यादा तेज़ होंगी जिसके हवाले से अर्बन फ्लडिंग का भी ख़तरा जाहिर किया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि बहुत सारे कराची के ऐसे नाले बड़े जो बरसाती नाले हैं जिनमें बड़े नाले हैं, छोटे नाले हैं, छोटे तो खैर लातादाद नाले हैं, तो क्या इनके ड्रेनेज का सिस्टम क्लियर हुआ, क्योंकि इनकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। क्योंकि अब जो बारिशें होंगी और अगर वैसी बारिशें हुई जो हमने 2 साल पहले देखी हैं तो फिर तो भाई ये हम पूछेंगे आपने सीखा क्या भाई। एक तो स्टॉर्म ड्रेनेज अलग होती है लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो सीवरेज सिस्टम है उन्हीं नालों के ज़रिए पानी का अखराज किया जाता है और उनकी सफाई भी नहीं होती। जाहिर है कि शहर की एक मास्टर प्लान होता है। वो प्लास्टिक की थैलियाँ सती वही बात है, आप प्लास्टिक की थैलियाँ हर जगह देखेंगे। खुदारा अपनी ज़िंदगियों से प्लास्टिक का इस्तेमाल आप लोग कम करें। जितना हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम चले जाएंगे, ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ ना ये हज़ार साल जो है वो हमारे सिस्टम में रह जाएंगे। अच्छा जी, ज़रा नंबर्स बता देते हैं। कुल 41 बड़े और 518 छोटे नाले हैं जिनमें अब तक कचरा भरा हुआ है और जो मुहिम रही है पूरा साल वो एक नुमाइशी हद तक ही महदूद रही है। अफजल परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अफजल परवेज़, बताइएगा कि क्या सूरत हाल रही नालों की सफाई से मुतालिक, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि प्रोटेक्शन इस हवाले से की जाती रही कि बारिश होगी और इस दफ़ा मामूल से ज़्यादा होगी। जी बिल्कुल मदिया, अशफाक, देखा जाए तो हर साल की तरह इस साल भी बारिश के पानी को ज़ाया करने के हवाले से मुत्तल्लिका इदारों की जानिब से जो 41 बड़े नाले हैं उनकी सफाई का काम जो है आबोताब के साथ जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से जो है शहर को डूबने से बचाना है तो नालों की सफाई को यकीनी बनाना, इस मुहिम के हवाले से 41 बड़े नालों की सफाई तो कर दी गई लेकिन उन सफाई के हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है अमल दरामद नहीं किया गया। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ जी ज़िला वस्ती का शहर का सबसे बड़ा बरसाती नाला है जहाँ मेरा कैमरामैन दिशान वो तमाम मनाजिर दिखा सकता है। शो बैग तो अब नज़र नहीं आते लेकिन लोगों ने बैग के साथ साथ देखा जाए तो बोरियां फेंकना शुरू कर दी हैं। इस फ्लाईओवर के नीचे कई टन कचरा है जिसको अभी तक साफ़ नहीं किया गया। अगर बारिशें होती हैं और पानी का बहाव ज़्यादा बढ़ता है तो यकीनन तौर पर पानी यहाँ से बआसानी नहीं गुजर सकता और पानी जो है और यही कचरा सब लोगों के घर तक पहुँचेगा। जी बिल्कुल, यही जो है जब नाला भरेगा तो करीब की जितनी आबादियाँ हैं ये पानी उनमें दाखिल होगा, फिर सड़कों पर जमा होना शुरू हो जाएगा। देखा जाए तो 41 नालों की सफाई तो मुकम्मल नहीं की गई लेकिन तसल्ली बख्श तो नहीं है, लेकिन देखा जाए जो 518 बरसाती नाले जो कि अहम किरदार अदा करते हैं बारिश की पानी की निकासी के हवाले से, उनको सफाई करने के हवाले से गुज़िश्ता 2 साल से दावे ही किए जा रहे हैं क्योंकि ये डीएमसी की हदूद में आते हैं, उनको फंड फराहम नहीं किया जा रहा। अगर उनकी सफाई और मुरम्मत कर ली जाए तो सड़कों पर लेकिन अफसल एक चीज़ जहाँ पे हमारे
नाजरीन के लिए बता दीजिएगा कि भाई एनडीए में भी इसमें इन्वॉल्व रहा, बाकी सारी भी काफ़ी लोग मिलके ये बड़े नालों को बिलखुसूस साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे। अब हज़ारों टन कचरा ज़ाहिर है कि रोज़ अगर ऐड हो रहा हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी फ़र्क तो पड़ता है। कोई फ़र्क आपने देखा? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़र्क था। गुज़िश्ता साल एनडीएमए की जानिब से जो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो उनको फौरी तौर पर नालों की सफाई का जो ठेका सौंपा गया था, तो उन्होंने बाखूबी वो तमाम तर फ़राइज़ सर अंजाम दिए। लेकिन शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि नालों पर कचरा ना फेंकें, क्योंकि नालों के अतराफ़ जो हिफाजती इकदाम होते हैं, शहरी कचरा ना फेंकें, मुताल्लिक़ा इदारों की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए, जिसके बाइस जो है वो कचरा नालों में फेंकने का सिलसिला जारी था। लेकिन अब जो है गुज्जर नाला मनसूबा बड़ी तेज़ी से जारी है। ठीक है, ये बहुत पहले, क्योंकि पहले भी काफ़ी पहले इस बात की निशानदेही कर दी गई थी, बता दिया गया था कि बारिशें बहुत तेज़ होंगी तो नालों की सफाई जल्दी होनी चाहिए। लेकिन जैसे सती ने बात की कि ये हम लोग भी नालों में जो कचरा डालते हैं वो आप खुद अपनी आंखों से तैरता हुआ देख रहे हैं। मेरे बताने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आप प्लास्टिक की थैलियाँ जो देख रहे हैं, आपको याद नहीं है कि टीवी चैनल्स पर सेगमेंट हुआ करते थे, कचरे, कराची का कचरा और ये सारी चीज़ें, कचरा उठाना। मैंने भी एक शो किया था उससे मुताल्लिक। फिर आपको याद होगा कि उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा था कि भाई मैं हटाने को तैयार हूँ। वसीम अख्तर साहब जब मेयर थे, रिमेंबर, वो भी एक अलग चपकलिश चल रही थी। बिल्कुल जी, नालों की सफाई पे कितना कुछ काम किया गया। इस हवाले से उन्होंने कहा जी फंड्स भी बना दिए कि जी फंड इकट्ठे करते हैं, नालों की सफाई करनी है। लेकिन आप देखिए फिर सूरत हाल क्या हुई, क्योंकि हम लोग शहरी भी तो जिम्मेदारी का सबूत नहीं दे रहे ना। अभी क्योंकि कहा जा रहा है बारिशें होंगी और बारिशें जब होंगी तो बहुत ज़्यादा पानी आएगा, तो एक तरफ जहाँ पर मुश्किल हो जाता है शहर की इंतज़ामिया के लिए कि वो किस तरीके से बारिशों के पानी को कंट्रोल करे और किसी अच्छे तरीके से, मतलब बरसाती नाले अगर खुले हो तो इनका अच्छा बहाव हो और ये शहरी आबादियों को टच के बगैर निकल जाए तो बड़ी कामयाबी की बात है। और दूसरी जाने हम देखते हैं कि ये जो हमारी शहरी आबादी है ये पानी से जो महरूम है, साफ पानी से महरूम है। यहाँ पे टैंकर्स का राज है, यहाँ पे टैंकर्स आते हैं तो तभी आप घरों में अपने पानी जो है पानी की फैसिलिटी आप एंजॉय कर सकते हैं। पानी जहाँ दस्तयाब भी होता है, जहाँ पर रेगुलर आता भी है, तो वहाँ पर भी जो वाटर बोर्ड का निचले लेवल का अमला होता है, लाइनमैन हो गए या दीगर, उनको भी हम देखते हैं कि जब तक उनकी जेब गर्म ना की जाए, उनको खुश ना रखा जाए, वो एक बादशाह होता है मोहल्लों में। सती या आप देख रहे हैं ये यहाँ पे लोग मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पानी तो है ही नहीं हमारे पास, लोग बड़े परेशान हैं। शायद ही कोई कराची में ऐसा कोई इलाका हो जहाँ पानी रेगुलर फराहम किया जाता हो। आए रोज़ मुख्तलिफ इलाकों के हम देखते हैं कि जो मकीन है वो पानी की दुहाई लेकर सड़कों पर होते हैं, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और शहरी ये कहते हैं कि टैंकर माफिया के लिए तो पानी है, लेकिन आवाम के लिए पानी क्यों नहीं है? क्या कह रहे हैं लोग, कितना बिलबिला रहे हैं लोग, आप खुद ही देखिए। गरीबों को पानी दे, लोग पानी के लिए तरस है, पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, बच्चे तड़प रहे हैं, नमाज वजू करने के लिए पानी नहीं है। टैंकर में पानी आ रहा है, नलके में नहीं आ रहा है। वो पानी कहाँ से आ गया? क्या बारिश का पानी है टैंकर वालों के पास? सिंगल टैंकर जो 9 और 800 रुपए का था, आज वो 3,500 हज़ार रुपए का देके जा रहे हैं। हम पूरे मुल्क का रेवेन्यू देते हैं, हम पूरे शहर का रेवेन्यू देते हैं, हम पूरे सिंध का रेवेन्यू देते हैं, हर चीज़ पे जीएसटी, हर चीज़ पे हर टैक्स देते हैं। हमारा हक नहीं बनता। सेहत गया, तालीम गया, क्या पानी का भी हम लोगों के साथ इस तरह जुल्म किया जाएगा? सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि पानी को फौरन बहाल किया जाए। लाइट तो वैसे नहीं है, पानी तो कम से कम दे दें। लोग इतने परेशान हैं कि लोग बेचारों के पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है, पानी कहाँ से पूरा करें? जब से मंडी लगी है हमारा पानी बिल्कुल काट दिया गया, ठीक है ना। हम रेगुलर बिल भी देते हैं, रेगुलर हर तरह के जो भी हमारे ड्यूज होते हैं वो भी देते हैं, उसके बावजूद नीपा से मुसलसल पानी बंद किया जा रहा है। चलिए जी, आप देख लें कि क्या क्या परेशानियां हैं और पानी या तो सिरे से हो ही नहीं। जैसे साउथ अफ्रीका में हम देखते थे कि फी बंदा 1.5 लीटर 2 लीटर या कुछ इस तरह से पानी उन्होंने तफवीज़ कर दिया था, और हमारी टीम भी वहाँ पर गई थी तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई इससे ज़्यादा पानी यूज़ ना करें। तो यहाँ पर जब ये सेटअप है कि एक जानिब तो वाफिर मिकदार में दस्तयाब है और वो हज़ारों रुपए में मिल रहा है, दूसरी जानिब घरों में लाइन में आ नहीं रहा, तो वजूहात पर बात कर लेते हैं। साबिक MD वाटर बोर्ड गुलाम आरिफ खान साहब ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये मामला जो है वो एक अरसे से, मतलब मुझे नहीं याद पड़ता, ये जो साहब अपने इस वक्त उम्र रसीदगी में बात कर रहे थे, मुझे यकीन है कि आज से 15-20 साल पहले भी वो इसी तरीके से तरह से तड़प रहे होंगे। सिर्फ शिद्दत आ गई है। मामला सियासी है, इंतज़ामी है, विल का इशू है, क्या मसला है क्या ये पानी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया इस बात के लिए। मैं 13 साल पहले MD वाटर बोर्ड था। 13 साल पहले, बिल्कुल ठीक। 2008 में कि दिसंबर में मैं रिटायर हुआ था।
और उस ज़माने में पानी की इतनी कमी नहीं थी जितनी कमी आज है, और जितना प्रोसेशन आज निकलते हैं, जितने लोग आज चिल्लाते हैं। मैं क्लिफ्टन में का रहने वाला हूँ। वहाँ तो टैंकर जी, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल क्लिफ्टन की दे देता हूँ। क्लिफ्टन के अंदर 9 ब्लॉक हैं। क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में 1 बूंद पानी नहीं आता, 2 में 1 बूंद पानी नहीं आता। क्लिफ्टन ब्लॉक 3 के अंदर कुछ परसेंटेज पानी आता है। ब्लॉक 4 में 1 बूंद पानी नहीं आता, 1 बूंद। ब्लॉक 5 में पार्टली आता है। अच्छा, जिन इलाकों में पार्टली आता है, ये न समझे कि वाटर बोर्ड वहाँ पानी सप्लाई करता है, वो मजबूरी है। वहाँ कुछ हाई अप्स, कुछ पावरफुल लोग रहते हैं। अगर मैं नाम ले दूं कि ब्लॉक 3 में क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए ब्लॉक 3 में क्या है। ब्लॉक 3 में इसलिए पानी आ जाता है तो दूसरों को भी मिल जाता है। ब्लॉक 4 में कुछ नहीं है, ब्लॉक 5 में कहना चाह रहे हैं बिलावल हाउस है वहाँ पर। आपने कहीं नाम ही ले दिया। मैं पूछ रहा था, मुझे तो हदूद अरबा का पता नहीं। हाँ, तो ब्लॉक 5 में जो है वो भी कुछ मजबूत लोग रहते हैं तो आता है। 6 में नहीं है, 7 में कुछ पार्टली है, 8 में पार्टली है, 9 में पार्टली है। वो कहते हैं पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, तो ये मजबूत लोगों को देख के खुद बनाता है या बना दिया जाता है उसका? नहीं, बना दिया जाता है। ऐसा नहीं है। पानी तो वो पानी जिसे आप रोकने की कोशिश करते हैं, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। ठीक है। वो पानी जिसे आप किसी को देना चाहते हैं, वो तो रास्ता उसके लिए आप बना कर देते हैं। ऐसे ही, समझे ना। और कराची का देखें, ये तो मैंने क्लिफ्टन की साइड बताई। ठीक है। बाकी ओवरऑल कराची सिचुएशन यही है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कराची शहर में 10,000 से जायद टैंकर है। 10,000 से जायद? 10,000 से जायद टैंकर है। और आबादी कराची की? और आबादी कराची की देखिए, हर आदमी कोई सियासी हिसाब से कुछ दावा करता है, लेकिन मैं 2.5 करोड़ तो जरूर कहूँगा। 2.5 करोड़? 2.5 करोड़ की आबादी कराची की है। तो काफ़ी है उसके लिए इतने टैंकर्स? उसके लिए सारे टैंकर्स तो काफ़ी नहीं होते। कुछ लोगों को है। देखें, टैंकर्स के लिए 6 जो है हाइड्रेंट्स जो हैं वो तो हैं ऑफिशियली, लेकिन जो मैं इंकशाफ आपको कर रहा हूँ वो सुनकर आपको ताज्जुब होगा, बहुत से सुनने वालों को भी ताज्जुब होगा कि ये क्या कह रहे हैं। कराची में 2000 इलीगल हाइड्रेंट हैं। 2000 इलीगल? और लीगल कितने हैं? 6 लीगल 6 और 2000 इलीगल। और जाहिर है किसी की उसके अंदर भी कुछ ताकतवर हल्के होंगे? नहीं, जब नहीं। अच्छा, हाँ, ताकतवर हल्कों के अलावा भी है। मिसाल के तौर पर आप मंगोपीर रोड को ले लीजिए, आपके करीब ही है। मंगोपीर रोड पर हर घर के पास से या नीचे से कंड्यूट लाइन जा रही है जो पानी ले जा रही है। ठीक है। उसने उसी को तोड़ा, उसी में से उसने अपना मोटर लगाई और आपका हाइड्रेंट आ गया, आप टैंकर ले गए। इट इज एज सिंपल एज दैट। उसको आपको वो सर, मैंने ये तरीका भी सुना था कि बड़ी लाइंस में ड्रिल करके फिर वहां पर कुछ कनेक्शन लगाने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। बहुत सिंपल सा तरीका है। तो इसलिए जो है पानी की, देखिए कराची को मैं, अल्लाह ताला मेरे मुंह में खाक, कराची को पानी नहीं मिलेगा। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बता दें, देखें, एक तो ये है कि अगर ये सब ना हो, ये 2000 हाइड्रेंट्स ना हो, उससे पानी पे कितना फर्क पड़ेगा। और दूसरा K4 का प्रोजेक्ट, ज़ाहिर है आप कह रहे हैं 13 साल पहले था। कौन सा K4? यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि कौन सा K4, कब आएगा K4? कैसा K4? कब देखेंगे हम K4? हाँ, ये मुझे तो नहीं पता K4 है क्या। मुझे तो ये नहीं पता कि K4 है क्या। K4 का एक पार्ट पे काम हुआ, पैसे ज़ाया हो गए। अच्छा, अब ये K4 जो 25 मिलियन का था, आप देखें ना कॉस्ट उसकी क्या चली गई है। सॉरी 25 बिलियन का था। बिलियन का अब 126.25 बिलियन का है। और आप उस वक्त भी डॉलर कहाँ, इजाजत दें तो कहूँ, कहाँ नौमन तेल होगा, कहाँ राधा नाचेगी। जी। तो इतना पैसा आएगा कहाँ से?
कि ये मंसूबा अब- मुकम्मल होगा। और ये एलोकेशन होता कब रहेगा और कब? अच्छा, और बस अगर अल्लाह ही रहम करे। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ अगर कुछ इस वक्त गवर्नमेंट देखिए, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है इरसा। हाँ। ठीक, इरसा ने चारों सूबों के अंदर और दूसरे एक सूबे के अंदर पानी की तकसीम कर दी है और उसके ज़्यादा पानी बढ़ाना नहीं सकते। और कराची में और पाकिस्तान में पानी की शदीद शॉर्टेज है, ये भी आपको इल्म है। जी जी। और इस शॉर्टेज के अंदर पानी कराची का बढ़ाया नहीं जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता। और हमारा जो ये प्रोजेक्ट था K4, ये 1200 क्यूसिक्स का था। 1200 क्यूसिक्स के अंदर बड़ी मुश्किल से सुना मैंने बाद में इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 260 क्यूसिक्स देने का फर्स्ट फेज में कहा, लेकिन ये फर्स्ट फेज जहाँ से आ रहा है वहाँ ये पानी वहीं अगर आया तो वहीं रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। बस बात अगर मगर तक ही रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। साबिक वाटर बोर्ड गुलाम आरिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि कराची में पानी का मसला कब हल होगा। उम्मीद तो कुछ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ब्रेक दिखाई दे रही है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। बात करेंगे चित्राल की, जहां आरकरी के मकाम पर ग्लेशियर पिघलने से 2 पुल जो हैं, जो बरसाती नाले जो हैं, इनमें शदीद तूफ़ानी के बायस 2 पुल सैलाबी रैली में बह गए हैं। और आपको हम फुटेज भी दिखाते चलें कि जो फुटेज आप देख रहे हैं कि किस तरह पानी तेज़ी से बहता हुआ आबादी की तरफ आ रहा है, जिससे 2 राब्ता पुल उस तूफ़ानी रैली में बह गए, जो कि आप देख रहे हैं। आता है पानी इस तरह से, आप ये देख लें, इसे कहते हैं नेचर। बिल्कुल। और नेचर की तबाहकारियाँ आप ये देखें कि सांस रुक जाती है देख के मंजर, कि आप अगर फील करें कि आप वहाँ पर अतराफ़ में खड़े हों और अचानक इतनी तेज़ रफ्तारी से पानी आ रहा है और आपको पता है कि कुछ ना कुछ सब कुछ ये बहा के ले जाने की कैपेसिटी रखता है। इट इज़ वेरी स्केरी। ये वो ऐसी चीज़ें जो प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और इसकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। छोटी सी ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी जनाब, 10:04 हो चुके हैं। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं आपका जाना माना और पहचाना अशफाक इसाक सत्ती, और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और अक्सर हमारे शो की जीनत बनती हैं। हिस्सा तो रोज़ ही होती है। खैर, आज आप जीनत बनी हमारे शो की या नहीं, ये बता दें। बहुत शुक्रिया। बहुत है ना ट्रिकी क्वेश्चन है, आवाम भी देख रहे होंगे। अमान की बात है, मज़ा आ गया आपके सवाल पे, लेकिन भाई बड़ी परेशानी है फ्रैंकली स्पीकिंग। हमारा बहुत दिल करता है कि हम जब शो करें तो आपके लिए अच्छी खबरें हमारे पास हो शेयर करने के लिए। हम एक अच्छे सुबह का आगाज़ करें, अच्छे दिन का आगाज़ करें। मुस्कुराहटें तो हम ले आते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसी बात करते रहें, लेकिन क्या करें जब मुल्क के हालात ही अच्छे नहीं है, जब आए दिन अवाम पे पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं, जब आए दिन महंगाई होती चली जा रही है, जब कोई ऐसा फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, तो क्या करें हम आपको फिर वो ट्रक की बत्ती के पीछे तो नहीं लगा सकते। हमें तो आपको वही बताना है जो हो रहा होता है। अब ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव रिपोर्टिंग कहाँ से करें, कैसे करें हमें खुद समझ नहीं आती है। अगर हम चले बात कर लेते हैं कि जी सयाहत की, उसके लिए भी पेट्रोल लगता है जी। मतलब कई हमारे दोस्त थे, हम जाहिर के अपने प्रोग्राम के हिस्सा भी बनाते थे उनको, हम उनको कहते थे कि भाई चलो बाइक पे चले जाते हैं। आप चाय पी रही हैं? ऐसा इकबाल साहब ने मना नहीं किया? की पी रही हूं। अच्छा, बाकियों की पी रही। मैं बाइक पे हम देखते थे कि लोग सफ़र करते थे, ठीक है, बाइक पे सफ़र किया करते थे लोग अपनी वालदाओं को, अपनी बीवियों को लेके कि चलो ठीक है ये अफोर्डेबल है। अब तो बाइक वाला भी भाई अफोर्डेबल नहीं रहा। भाई वो शख्स जो तो कि तरक्की करके बाइक से, बसेस से, छोटी अपनी गाड़ी पर आ गया था, ये मोटरसाइकिल पर आ गया था, वो वापस से उन्हीं बसेस में लटक रहा है क्योंकि उसके पास देने को, और वो भी उस सूरत में ना कि जब आपके पास कोई बड़ा जबरदस्त किस्म का मास ट्रांजिट सिस्टम हो। यहाँ पर कराची की मिसाल ले लें, न जाने कितने साल बाद 240 बसों का वादा किया गया, अभी 30-40 आई हैं। उनमें से 20 आई हैं। तो कल मैंने देखा जी ज़ैनब मार्केट के जो चौरंगी है वहाँ पे मुझे 2 दिखी, मैंने भी सुबह। लेकिन जितनी बड़ी कराची की आबादी है, और कराची की इतनी बड़ी आबादी, अगर आप जाएं मतलब औरंगी एरिया आप देख लें कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से ख़त्म हो रहा है, तो उसके लिए 20 बसें तो काफ़ी नहीं है। जिस तरह से कराची की आबादी बढ़ रही है, इस तरह रोज़ के हिसाब से भी 10 बसें आए, तब भी पूरे साल को कैलकुलेट कर ले तो हिसाब ठीक नहीं पड़ेगा। अब बसें आई हैं, अब आई हैं बसें। हाँ जी, इलेक्शन का साल है ना भाई, अब क्यों नहीं आएंगी बसें? टॉप स्टोरी से पंजाब में सियासी बहरान, वजीर आला का इंतखाब एक पहेली बन गया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर आज दोबारा गिनती करवाई जाएगी। इमरान खान का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान।
कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के दौरान बूटी माफिया सरगर्म, तलबा को रोकने वाला कोई नहीं, खुलेआम नकल जारी। व्हाट्सएप की मदद से इम्तिहानात में पर्चा लीक मामूल बन गया। और घरों में खाने के साथ खट्टा मीठा अचार हो तो खाने का मजा ही दुबाला हो जाता है। जलालपुर भटिया की मार्केट में देसी तरीके से तैयार करदा अचार अपनी मिसाल आप है। अच्छा जी, तो अब ज़रा हम बता दें कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से एक ट्वीट किया गया है और वो ये कहते हैं कि रूस से सस्ता तेल खरीदने के बजाय इंपोर्टेड यानी कि दरामदी हुकूमत आवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रही है। खुद को 1100 अरब रुपए का NRO 2 दे रही है। पेट्रोल की कीमत में 99 रुपये, डीजल की कीमत में 133 रुपये का इजाफा किया गया। ये कहना था इमरान खान का और साथ ही उन्होंने कहा कि कल हमारे एहतजाज में शामिल हूँ। ये उनकी जानिब से जो मुतालबा किया गया है ये आवाम से किया गया है। मरीम नवाज साहिबा जो आवाम के लिए दिल में बहुत दर्द और दुख रखती हैं, लेकिन मोस्टली तब जब वो हुकूमत में नहीं होती, तब उनको आवाम की तमाम तर दुख और जो दर्द हैं वो उनके सामने होते हैं, वो उस पर बात करती हैं। लेकिन जब उनकी अपनी हुकूमत आती है तो वो बातें नहीं करती जो कि उस वक्त किया करती थी। अभी आप खुद ही देख लें कि जब पिछली हुकूमत में जो पेट्रोल था वो 118 रुपये का हुआ था तो उन्होंने आवाम से बहुत हमदर्दी का इजहार किया था कि आप लोगों के साथ जुल्म हो गया है और पेट्रोल एकदम इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, खाना कहाँ से आएगा, चीज़ें कैसे होगी, क्या कहना था उनका, ज़रा आपको वो सुनवाते हैं। ईद की आमद है, सिर्फ आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। अब मुझे ये बताओ कि जो लोग अपने मोटरसाइकिल्स में, अपनी गाड़ियों में, अपनी सवारी में पेट्रोल डलवाएं या अपने बच्चों के लिए रोटी लें तो दवाई के लिए पैसे नहीं बचते, दवाई ले तो बच्चों की फीसों के लिए पैसे नहीं बचते। और देखो अब ईद की आमद है, आटा भी महंगा, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, तेल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, चीनी भी महंगी। क्या बात है, मतलब ये ईद के आने से पहले ये अभी बयान दिया, अपनी हुकूमत के खिलाफ बयान दिया है। तो बसद एहतराम मरीम नवाज साहिबा जब 118 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ था, 118 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 236 और 1046 और 248 बल्कि 49 का फर्क हो रहा है। आज मल्टीप्लाई भी कर लें तो उससे भी 13 रुपए ज्यादा महंगा। उस वक्त आप यही बात कह रही थी कि जी ईद की आमद है, ईद की आमद है, लोग कैसे करेंगे। अब देखिए अभी भी ईद की आमद है। उस वक्त 118 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ था। आज 200, आज जो तेल की कीमत है वो 248 रुपए 74 पैसे है। आप नहीं समझ पा करेंगे लोग भाई। आज बात भी ये बात है करें ना कि उस वक्त मरियम नवाज साहिबा को खुद डलवाना पड़ता होगा पेट्रोल। अब यह है कि सरकारी सतह पर उनको मिल जाता होगा पेट्रोल। लेकिन वो तो मना नहीं कर दिया कि वो तो तमाम तर जितने भी वजीर हैं, तमाम तर जिनके तो मना कर दिए गए हैं। आपको लग रहा है कि इनको भी मना कर दिया गया होगा? मतलब आई कांट से दैट, मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन है, लेकिन जाहिर है कि वक्त बदल जाता है तो हालात बदल जाते हैं। अब 118 रुपए अगर आवाम के लिए महंगा था तो सोच लें कि आज उस टाइम में डॉलर की क्या प्राइस थी, आज डॉलर की क्या प्राइस है। 248 रुपये 74 पैसे फी लीटर। जब कोई गरीब बंदा जाता होगा ना, और जो लोग वैसे निकलते थे ना बाइक में, वो अक्सर कहते थे जी 100 रुपए का पेट्रोल डाल दो। अब क्या लोगों की औकात रही है कि 100 रुपए का पेट्रोल भी डलवा सके? अब वो कम से कम क्या बोलेंगे? अब वो डालते भी नहीं है पेट्रोल। अब वो डालते भी नहीं है, वो क्या 200 का बोलेंगे? कितना डलवा लेंगे वो पेट्रोल? और दूसरी एक और चीज भी है मदिया, इससे हटके वो कहते हैं ना कि आवाम का दर्द रखने वाले, महंगाई के खिलाफ मार्च किसने किया था? इस हुकूमत ने किया था और कहा था कि जी हम महंगाई के खिलाफ, आवाम को महंगाई की अफरियत से बचाने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन अब आप देख लें कि क्या सिचुएशन है। और दूसरा, यहाँ पर अपने वक्त पे बातें की जाती हैं और जब अपना वक्त साजगार नहीं होता तो खामोशी। आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहिबा के वालिद साहब जब मुल्क से बाहर तशरीफ लेके गए थे, मियां नवाज शरीफ साहब, तो उसके बाद एक अरसे तक ट्विटर पे खामोशी थी। बिल्कुल, फिर आप भी पूछते थे, हम भी पूछते थे, सब पूछते थे कि कहाँ तबीयत कैसी है, आवाम के मसाइल उस वक्त भी थे। हम अभी भी पूछना चाहते हैं उनकी तबीयत कैसी है, वो वापस कब आएंगे, क्योंकि वो इलाज कराने के लिए गए थे। अभी तक
उनका इलाज नहीं हो सका। इसहाक डार साहब ठीक हो गए, इसहाक डार साहब ठीक हो गए, उनको कमर पे पेन थी, हमने तो याद है ना उनका वो एक इंटरव्यू भी देखा था जो इंटरनेशनल मीडिया पे चला था, तो वो वापस आ रहे हैं, मेरे ख्याल से उनका इलाज हो गया होगा, वो वापस आ रहे हैं, तो देखते हैं जी यहाँ पे क्या इलाज होता है, लोगों का आगे क्या इलाज करते हैं वो। है जी, अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर हुक्म दे दिया है और उसमें कहना है कि मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती कराई जाएगी। आज ये दोबारा गिनती कराई जाएगी, जो अक्सरियत हासिल करेगा वो ऑफकोर्स जीत जाएगा। इजलास इलेक्शन होने तक मुलतवी नहीं किया जाएगा और नतीजा मिलने के अगले रोज 11 बजे गवर्नर नए वजीर आला से हल्फ लेने के पाबंद भी होंगे। अब जाहिर है कि वो तो वैसे भी पाबंद होंगे, बलीगुर रहमान साहब वो जाहिर है कि वो होंगे, पहले वाले होते तो सिचुएशन मुख्तलिफ होते, चीमा साहब होते तो। अच्छा, 5 रुकनी बेंच ने 4-1 के तनासुब से फैसला दिया। अच्छा, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया ARY न्यूज़ के प्रोग्राम पावर प्ले में अरशद शरीफ साहब को, और ऐसे में उनका कहना था कि मुल्क में अफरा तफरी अब कम नहीं होगी, बढ़ेगी। उन्होंने हल भी साथ ही तजवीज़ कर दिया। वो हल क्या था, सुनिए ज़रा। पंजाब का एक फ़ैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का, इस फैसले पे आपके इनिशियल रिएक्शंस क्या हैं? फैसला तो ठीक आया, हम तो बड़ी देर से कह रहे थे कि ये सारा कुछ इलीगल हुआ है। ये जिस तरह सारा पंजाब का जो सेटअप था, जो लोटे करवाए गए, और फिर मुझे अफसोस सिर्फ ये कि इतनी देर लगी इस फैसले को। ये जो मुल्क में अफरा तफरी और केओस है, बुरहान है, ये कम नहीं अब होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। और इसका हल अभी भी एक ही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा दें। कि अब कल शाम को उन्होंने कहा है कि फैसला होगा वोटिंग से। हम तो खैर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इसके ऊपर। दूसरी जानिब जी मुस्लिम लीग नून काफ़ी पुरमीद नज़र आ रही है। अता तारड़ कहते हैं कि हमारे पास 177 और PTI के पास 168 वोट हैं, इंतखाबी अमल सबूताज करने की कोशिश की तो तौहीन अदालत होगी। पिछले इंतखाब में हमारे जो मेंबर थे वो 197 थे, में से 25 माइनस कर दें, हमारे बाकी अराकीन भी अब वापस आ गए हैं, तो हमारी जो तादाद है इस वक्त 177 तादाद है। तहरीक इंसाफ और काफली का इत्तेहाद है, उनकी तादाद 168 है। 9 वोटों की इस वक्त बर्तरी के ऊपर हैं। पिछले ना इंतखाब को कुलअदम करार दिया गया है, ना वजारत आला से हमजा शहबाज शरीफ साहब को हटाया गया है। तो उनकी सिंपल मेजॉरिटी अटेन कर लेगा, वो वजीर आला बन जाएगा। तब तक हमजा शहबाज ही वजीर आला हैं। ये रन ऑफ इलेक्शन जीत जाएंगे। खुशाइन फैसला है, इसको तस्लीम भी करते हैं, इस पर अमल दरामद भी करेंगे। तो आधे लोग खुशी मना रहे हैं, आधे लोग अफसरदा है। हम बड़ा क्लियर हैं, इलेक्शन की हिकमत अमली तय है और हम इलेक्शन में जा रहे हैं, रन ऑफ इलेक्शन करेंगे। राना साहब चलें जी, अब इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त हेड ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट साहब। भट्ट साहब, जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और ये बताइएगा कि आज का दिन क्या आपको लग रहा है कि किसके लिए मुबारक साबित हो सकता है, जो सर्कमस्टेंस? क्योंकि अगर पास देखें तो मुस्लिम लीग नून के लिए जुमे का दिन हमेशा भारी पड़ा है। जो आप कह रहे हैं भारी पड़ा है मुस्लिम लीग नून पर, लग तो ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ PTI को मिल जाएगा, क्योंकि जो एक प्रैक्टिस रही है लीगली देखा जाए तो स्टे ऑर्डर आम तौर पे मिल जाते हैं और इनका मौक़िफ़ भी बड़ा उसमें जान है। और उसमें पहला जो पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो 6 लोग जो इनके हज पर गए हैं वो जब नहीं है तो फिर जाहिर है फिर मुश्किल होगा। और फिर 24 घंटे के अंदर अंदर आप कह रहे हैं दोबारा गिनती करवाएं। फिर वो जो 17 जुलाई को इलेक्शन होना है, वो पहले वो लोग शामिल थे, उन्हीं की वजह से ये दोबारा गिनती का कहा गया। तो उनका फ़ैसला पहले अवाम तो कर ले, कोई इलेक्शन तो उनके हो जाएं 17 जुलाई को। तो ये मौक़िफ़ जो हैं इसमें जान तो है, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून का इम्कान यही है कि आज भी जुम्मा जो है वो बारी हो सकता है। और बड़े कॉन्फिडेंट दुरुस्त हैं जो कॉन्फिडेंट जो इमरान खान हैं या परवेज़ लाही हैं, क्योंकि लीगल टीम ने उन्हें यही कहा है। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट पे है, सारा डिपेंड करता है कि वो इसको फ़ैसला स्टे देते हैं या समाअत आगे मुलतवी हाली कर दें। तो फिर तो आज इलेक्शन हो जाएगा और वो आपको पता है कि उसमें वाकई मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है। लेकिन ये जो अक्सरियत है, ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि जो एक गैबी मदद होती है, अनसीन सपोर्ट, वो जिस तरफ हो वो सारा कुछ ही उनका हो जाता है। जैसे 3 साल खान साहब ने बड़ा इंजॉय किया
चाहे वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम इत्माद होता था या और बजट पास कराना या कोई नाराज राजी करने, वो सारा कुछ हो जाता था। अब आप देखें कि अब जो भी मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादियों को मुश्किलात होती हैं वो अगले ही लम्हे जो है या अगले ही दिन वो सब कुछ ही ठीक हो जाती हैं। इसमें सबसे अहम मिसाल है कि 5 वो मेंबर्स मुस्लिम लीग नून के जो 3 साल नाराज रहे, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज मुस्लिम लीग नून को करते रहे, जिसमें लीड कर रहे थे जलील शरकपुरी साहब, वो जनाब मज़े भी लेते रहे पीटीआई की हुकूमत में। अब वो जब इनको ज़रूरत पड़ी है नून लीग को तो वो 5 जो हैं वो इनके साथ खड़े हो गए, अब वो उन्हें अच्छे भी लगना शुरू हो गए हैं। तो अगर फर्ज करें ये 5 ना भी होते तो जो कोई ना कोई हल निकल आना था, जैसे कि 3 साल खान साहब के लिए हल निकलते रहे हैं। ये हर एरा में अपने ज़मीर की आवाज़ पे चल रहे हैं। जी जी सुभान अल्लाह। तो ये जो ज़मीर की आवाज़ है, ज़मीर की आवाज़ आप देखें कि ये मैं कह रहा हूँ ये 5 ना भी इनके ज़मीर जो है वो जागते, कोई किसी और के कोई जाग जाने थे, कुछ ना कुछ हल निकल आना था। क्योंकि जो मदद है इनको जो पहले खान साहब को थी अब इनके साथ है, तो ये भी इंजॉय कर रहे हैं। आप देखें कितने मसाइल बने वो फिर निकल आते हैं, और तारीख में ऐसे वाक़यात हुए जो पहले हुए नहीं कि कौमी असम्बली के स्पीकर जो हैं वो हलफ ले रहे हैं आके वजीर आला का, तो यानी हल निकाल ही लेते थे। कि अगर आज इलेक्शन होगा तो और फिर जो भी जीतेगा फिर तो गवर्नर भी पाबंद होगी कि उन्होंने हल्फ लेना। ये पहले हमने देखा कि गवर्नर साहब की जानिब से कभी उनकी तबीयत खराब हो रही थी, किसी न किसी किस्म की रेजिस्टेंस सामने आ रही थी। अब अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं और वो होता है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खदशा है, देन व्हाट आपको क्या लगता है कि जो पंजाब ने एक अरसे से आइनी बहरान जो देखा है, तो क्या सूरत हाल वहीं जाएगी या थोड़े बहुत हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं? जी बदीहा ये बेहतर कोई नहीं, कोई नज़र तो नहीं आ रहे अभी तक। देखें ना कितना कुछ कर लिया, कई हलफ और बड़ा कुछ, और आइन से हट के भी फिर गैलरी में बैठ के डिप्टी स्पीकर जो हैं पुलिस के इर्द गिर्द वो जो है वो इलेक्शन करवा रहे हैं। इसके बावजूद मसले हल नहीं हुए। अब भी आज भी अगर इलेक्शन जिसका लग रहा है कि इम्कान कम है, अगर आज हो भी जाए गिनती दोबारा मुस्लिम लीग नून जीत जाए तो ये हल तो नहीं होना। अभी 17 जुलाई आनी है, फिर उसमें देखना है क्या बनता है। फिर 5 जो सीटें हैं उनके नोटिफिकेशन का मामला अभी अदालत में है, जो मखसूस नशिस्तें हैं। इसके बावजूद ये सब कुछ हो भी जाए तो ये मसाइल ये हल होते नज़र नहीं आ रहे। और ये यकीन करें कि जब भी हम ये देखते हैं तजिया और सारा लोगों को, तो यही समझ आती है कि अगर वफाक में कभी कुछ होना है तो पंजाब उसकी बहुत बड़ी वजह होगी, क्योंकि पंजाब में अनरेस्ट है, वो सुकून नहीं आ रहा और आना भी नहीं है। जो नज़र आ रही हैं चीज़ें, जब इधर नहीं आना तो फिर मामला ज़ाहिर है वफाक में ख़राब होने हैं और अल्टीमेटली इलेक्शन में इनको जाना पड़ेगा। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ तो मौजूद थे और तज्जिया कर रहे थे जो आज पंजाब में जो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे और क्या सूरत हाल बनेगी, उस हवाले से जो उनका तज्जिया था वो दे रहे थे। अभी आपको बताएं कि पेशावर की BRT बस सर्विस जो है ये बेहतरीन सफरी सहूलत के बाइस हम देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड रिसोर्सेज, मैं ज़रा दोबारा से जरा आपको कंफर्म करती जी क्योंकि काफ़ी इसको पजीराई मिली। बिल्कुल जी। तो जी इस कामयाबी का जो सफ़र है, इनका प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट का कामयाबी का सफ़र जारी है और कामयाबी का इतराफ़ किया है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने और नॉमिनेट किया है जी आलमी अवार्ड के लिए। क्या बात है, क्या बात। तो इस हवाले से ज़रा आवाम की जो राय है वो भी जान लेते हैं। बिल्कुल जी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा मेगा प्रोजेक्ट BRT की कामयाबी का सफ़र जारी है और इस कामयाबी का इतराफ़ किया वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने और नॉमिनेट किया आलमी अवार्ड के लिए। इंस्टीट्यूट एक बैन अल-अक़वामी इदारा है, तंजीम है, जिन्होंने प्राइसेस फॉर सिटीज़ के उन्वान से एक कैटेगरी में इनामात रखे हैं। जो भी सर्विसेज BRT बाकी सब प्रोवाइड कर रही है उसमें BRT को शॉर्टलिस्ट किया गया है। पेशावर की आवाम के लिए सस्ती सफरी सहूलत के इस प्रोजेक्ट को 65 ममालिक के 155 शहरों के 5 बड़े प्रोजेक्ट से शॉर्टलिस्ट किया गया है। 5 फाइनलिस्ट जो हैं वो पूरी दुनिया से इस वक्त कल उन्होंने फैसला किया है और BRT इज़ वन ऑफ दोज फाइनलिस्ट्स। आरामदेह माहौल दोस्त BRT बस सर्विस की आवाम में पजराई के बाइस पहले भी मेगा प्रोजेक्ट कई आलमी अवार्ड अपने नाम कर चुका है। कैमरामैन अरशद खान के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़, पेशावर। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात व ताल्लुकात आमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत मुबारक हो भाई, ये तो बड़ा अच्छा एक हम देख रहे हैं कि बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने आया दुनिया की जानिब से। क्या कमेंट करेंगे आप इनिशियली?
जी बिल्कुल, तफसीलात आपने बताई। बात यह है कि बीआरटी का प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है और मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो बहुत बड़े लेवल पर बैनुल अक़वामी सतह पर जिसको पज़ीराई भी मिल रही है। और ये पहला इनाम नहीं है या शॉर्ट लिस्टिंग जो हुई है एज 5 ऑफ द फाइनलिस्ट, इससे पहले भी इनको 3-4 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। और ये इस बात का सबूत है कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोग्राम है, इसकी वजह से आम आवाम को सफरी सहूलियात भी मिल रही हैं। उसके अलावा ये माहौल दोस्त भी है और जो भी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, खासतौर पे अर्बन ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स हैं उन पर ये पूरा उतरने वाला प्रोजेक्ट है। और इस वजह से हम इस पर फख्र करते हैं कि हमारी हुकूमत ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उस पर एग्जीक्यूट किया। सही, ठीक है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि बीआरटी की कौन कौन सी खसूसियात पर इसकी आलमी नामजद की हुई है? देखें, ये जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने जो किया है वो तो इस बात पर हुआ है कि जो उसका क्राइटेरिया है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट की उसमें मद में या किसी भी शोबे में कोई प्रोजेक्ट हो तो उसके साथ जो एडिशनल सहूलियात होती हैं उनका क्या मैयार है। तो बीआरटी के साथ इसको हम, बीआरटी का तो खैर इंटरनेशनल एक नॉमेनक्लेचर है, इसको हम जू पेशावर के नाम से याद करते हैं और इसका ऑफिशियल नाम यही है। तो जू पेशावर को जिस तरह से सर्विसेज हैं अदर देन ट्रांसपोर्ट, एडिशनल सर्विसेज, मसलन मुसाफिरों की सहूलियात, उनको जो सफ़र के दौरान सहूलियात ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन मिलती हैं और स्टेशन पर जो कुछ सहूलियात मिलती हैं, जैसे मसलन हमारी एक सर्विस है जू बाइसिकल, उससे बस से उतरने के बाद लोग जो हैं वो साइकिल लेकर जा सकते हैं अपने मंजिल तक, उसके बाद वापस आते हैं, साइकिल को डॉकिंग स्टेशन पे छोड़ के जाते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी है, हर बस में सिक्योरिटी का इंतजाम है, गार्ड्स होते हैं। ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा सफरी सहूलियात हैं, खासतौर पर ट्रांसजेंडर्स वगैरह के लिए जिनको हम माशरे के कमज़ोर तबकात कहते हैं, जैसे मतलब एक और चीज़ ये जो बाकी जैसे हम देखते हैं कि रावलपिंडी का मेट्रो का मंसूबा है या फिर लाहौर का मेट्रो का मंसूबा है, कंपैरेटिवली इनके बारे में आपने कोई सजेशंस दी हैं कि उनको भी बेहतर किसी तरह से बनाया जा सके? ज़ाहिर है सूबों के आपस में रवाबित तो होते होंगे। जी बिल्कुल, हम तो इन सबको ऑफर करेंगे कि ये आएँ और पेशावर का जो बीआरटी का मंसूबा है उसको देखें, उसमें से लेसन लें और जाकर अपने इलाकों में इम्प्लीमेंट करें। लेकिन बदकिस्मती से हमारी तरफ जो आवाम का फोकस है वो आवाम स्पेसिफिक फोकस नहीं होता बल्कि पॉलिटिकल स्पेसिफिक फोकस होता है। तो इस वक्त अगर पंजाब को देखा जाए तो मैं तो बड़े अफसोस से कहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ तो उनका इतना इम्तियाजी सलूक है कि जो हमारा अपना आटा है जो हमने खरीदा हुआ है वो ही हमें नहीं ट्रांसपोर्ट करने देते, बॉर्डर पे रोक लेते हैं और हमारे सूबे में जो है एक मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश की जा रही है पंजाब गवर्नमेंट। तो बहरहाल ये एटीट्यूड रहेगा तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम तो इन्हें बड़े खुशदिली से वेलकम कर देंगे यहाँ आए, हमारे प्रोजेक्ट को देखें और फिर अपने बिल्कुल जी, कोई अच्छा ऐसा प्रोजेक्ट हो तो बाकी भी तमाम तर सूबों को उस हवाले से कुछ करना चाहिए और उसको ठीक है कॉपी करना चाहिए, कॉपी का उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। जैसे पेशावर मेट्रो के हवाले से इंस्पिरेशन ली गई पंजाब के मेट्रो प्रोजेक्ट से या इस्लामाबाद मेट्रो से, वैसे ही अगर वो अच्छा कर रहा है तो अच्छी चीज हो तो व्हाई नॉट, सबको करनी चाहिए। अच्छा, शदीद गर्मी और इंसान साइड पे खड़ा होने के बाद वहाँ पर हुड़ुप करके उसमें छलांग मारे, आए हाय हाय, जो पानी ठंडा होता है, पानी हो, क्या ही मजा आता है ना। बचपन में लाहौर में ना वो नहर थी, तो वो नहर अब तो खैर बड़ी अजीब की सूरत हाल भी होगी है, लेकिन वहाँ पे हम देखते थे लोग जाते थे और उसके बाद वहाँ पे चीज़ें डाल के जो बिल्कुल आगे भागा के जैसे ये मानसरा का है ना हमारा गांव, जैसे कोटली सतिया जिसका मैं तस्करा करता हूँ, वहाँ पर भी इसी तरह के काफ़ी आबशारें और किसी तरह खूबसूरत कुदरती हैं, तो इधर उधर कभी निकलते हुए खाला की तरफ जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं तो रास्ते में अगर शदीद गर्मी है तो आप उससे मुस्तफीद होते हुए जा सकते हो, साफ सुथरा ठंडा पानी पिया और उसके बाद क्रिस्टल क्लियर वाटर। और सोचें कराची से जाने वाले बच्चों के लिए तो एक बड़ा ही मतलब एक तफरीह वाली चीज़, और मीठा पानी होता था उनका। खैर एक छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। फैसल चौधरी तहरीक इंसाफ के वकील गुफ्तगू कर रहे हैं। जो रनिंग जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो एक होता है, ये नहीं होता कि एक सीएम बैठे हुए हैं और वो आपने होल्ड भी कर दिया कि वो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन के सिलसिले में वो आए थे और वो इलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर वो कैसे पिछले जो 24 घंटे से फैसले के बाद से अब तक के जो तमाम ऑर्डर हैं वो तो कवर नहीं है और डिफेक्टो जो डॉक्ट्राइन अप्लाई की गई है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर तो वर्ड एबनिशो इलेक्शन है जो कि ये करार दे दिया गया है तो फिर उसका इतलाक जो है वो डिफेक्टो डॉक्ट्राइन पे नहीं हो सकता। डिफेक्टो डॉक्ट्राइन की जो मामला उसके भी कुछ लवाजमात होते हैं। तो आज उसके
उस इलेक्शन का जो आज अनाउंस किया गया और इतनी जल्दी में 24 घंटे में, तो इस तरह से आप जो अपोजिशन है उससे तो आपने इलेक्शन का जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट एंड जस्ट इलेक्शन जो कि आइन की कमांड है, वो तो वैसे ही आपने स्नैच कर लिया। तो उसके खिलाफ आज अपील जो है वो फाइल कर दी गई है। हमने आज जो है सर राज साहब एक मिनट, हमने उसके खिलाफ अर्ली हियरिंग भी जो है वो लगाई है कि आज ही जो है उसको टेकअप किया जाए और आज ही उस पर सुना जाएगा। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि वो एक प्रोएक्टिव कोर्ट है। हमने देखा पिछले चंद हफ्तों में, इसी तरह से आज भी ये फैसला किया जाएगा क्योंकि ये नेशनल इम्पोर्टेंस का मुकदमा है। पंजाब 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है, उस पर एक साफ, शफाफ और मुतवाज़न इलेक्शन होना ये ज़रूरी है। हम आज आए हैं कि आइन और कानून के मुताबिक हमें वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। हमें जो अरकान है, मसलन अगर 17 के बाद इलेक्शन हो जाती है, वो अगर अपने बंदे उनके जी जाते हैं तो वो शायद वैसे भी ज़रूरत ना हो। तो हम ये आज आए हैं कि आप हमें वो इलेक्शन जो है जो कि अदालत ने ऑर्डर किया, उससे दो बातें हुई हैं। एक तो अदालत प्रिजाइडिंग अफसर बन गई और ये कहते हुए कि हम प्रिजाइडिंग अफसर नहीं बनना चाहते, खुद उन्होंने डेट भी दे दी और कहा डिप्टी स्पीकर को, जो कि मुतनाज़ा शख्सियत है और उनके खिलाफ भी पिटीशन है, फाइल की हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी आई हुई है उनके खिलाफ पिटीशन। तो ऐसी जो इलेक्शन से इस फैसले से क्या हुआ है, जो ऑन गोइंग पोलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल क्राइसिस है वो बढ़ गया है, वो रिड्यूस नहीं हुआ। तो अगर एक इलेक्शन जो है दोबारा होगी, जो कि पहले इलेक्शन अगर पहला राउंड गलत हुआ है तो फिर दूसरा राउंड तो का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो फिर तो री इलेक्शन होना है। री पोल तो नहीं हो सकता क्योंकि जब आपने इलेक्शन जो है वॉइड एब इशू कर दिया कि वो ठीक नहीं हुआ, तो पहला राउंड अगर ठीक नहीं हुआ तो दूसरा राउंड तो हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा आज उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी और यही कानून में हमारे पास गुंजाइश है कि हम आला अदालतों की तरफ आएँ और जो है अपना जो मौक़िफ़ है वो उनके सामने रखें। जी सर। जी मैंने उसमें अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दी है जी। वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू इस वक्त जारी है और अब हम ज़रा अपने शो के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब हम ज़रा बात करेंगे तालीमी निज़ाम के हवाले से। आजकल हम देख रहे हैं कि सिंध में इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और जैसे हमने मैट्रिक इम्तिहानात में भी देखा है कि जो नकल माफिया है ना वो बहुत ज़्यादा सरगर्म दिखाई देता है। जब भी ये पेपर्स होने होते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम सिंध के वाले से बात करें तो सूरत हाल बहुत अजीब हो गई है। दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि जी नकल करने के नित नए जो तरीके हैं वो ईजाद कर दिए जाते हैं और मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। अब तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आगे से थी। हमारे दौर में सुना जाता था बूटी माफिया, फर्रे होते थे, बाकायदा उनको माइक्रो करवा के क्या अरेंजमेंट किया जाता था। एक बच्चा इतना माशाल्लाह ज़हीन व फ़तीन था कि उसने अपनी शलवार पे पूरा छाप के आया हुआ था और फिर वो पसीने की वजह से, गर्मी की वजह से सारा गडमड हो गया था। तो उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। तो बात यह है कि हाथों पे इधर उधर छापना और ये सारी चीज़ें, वॉशरूम में जाके तरह तरह के नकल के तरीके इख्तियार करना। मैं ये कहता हूँ कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साथी। लेकिन सती यही जब लोग कोई अच्छी डिग्री हासिल कर ले तो सोचें, यही लोग अगर मेडिकल में चले जाएं, यही नकल से आगे जाने वाले बच्चे, यही नकल से आगे जाने वाले बच्चे अगर इंजीनियरिंग में चले, खैर वहाँ पे आप बहुत संजीदा बातें करिए, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, यही वो बच्चे हैं जो बोर्ड से ज़ाहिर कोविड के दिनों में 1100 नंबर लेके मुख्तलिफ बोर्ड से, और फिर बाद में जब यूनिवर्सिटीज़ में गए तो वहाँ पर उन्हें दाखिला नहीं मिला, उनको दाखिला नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा जी कि हमारे साथ, जी फिर उन्होंने कहा जी हमारे साथ, क्योंकि जब आपको टेस्ट देने पड़े फिर आप वहाँ पर एक्सपोज हो गए। तो लेकिन ये समझ में आ रहा है सती, चले वो तो आगे की बात है, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं कि नकल माफिया जिस तरीके से तरक्की करती चली जा रही है, मुल्क तरक्की करे ना करे, और तब तो ये भी हम देख रहे हैं कि जी पेपर किसी और का होता है, डे कोई और आता है। क्या बात है, मतलब हम देख तो रहे हैं कि जज्बा इसार आप नहीं समझेंगी, ये इसार होता है, अपनी जान दाव पे लगाना, करियर दाव पे लगाना, अपनी मतलब काफी उसके असरात होते हैं। आप बात ही करें, मैं देखिए बात हमें इस वक्त सोच के हंसी तो आ रही है, लेकिन आप सोचें कि बाकी बच्चों के साथ कितना जुल्म है, और तालीमी बोर्ड तो स्पेसिफिकली इस हवाले से बड़ा काम करने की भी कोशिश करे, लेकिन कोई खातिर खा जो इकदाम हैं वो नज़र में नहीं आ रहे कि क्या करना चाहिए कि जो नकल माफिया है जो कि बिल्कुल बेलगाम हो गई है, इस कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, वक्त निकाल के तशरीफ लाए, चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब। प्रोफेसर साहब, आप सईदुद्दीन साहब, ये मैं आपकी मजम्मत करता हूँ जिन्होंने सईद खान लिखा है। सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, और बात यह है कि हमने जितनी भी गुफ्तगू की और उसका दर हकीकत हमें तकलीफ है,
दर हकीकत तकलीफ है कि हम हर साल इस पे बात करते हैं कि भाई जी नकल हो रही है और बड़े एडवांस तरीके आ गए। ये तो मैंने 20 साल पहले का 15 साल पहले का बताया था जो होते थे तरीके और उस पर डिसअपॉइंटमेंट्स होते थे। अब तो ये व्हाट्सएप के ज़रिए पेपर लीक हो जाना, ये चीज़ें आप लोगों को परेशान नहीं करती? यकीनन। देखिए सारी बातें आपने की, एक इम्तहान के नज़दीक बच्चे भी ज़ोर हो जाते हैं नकल करने के लिए और उनके लिए बातें भी होती हैं। देखिए इसके लिए बहुत सेंटर्स हम बनाते हैं, जो हमारे वसाइल हैं। जैसे 115 सेंटर हैं, 1.25 लाख बच्चों को सुबह शाम कॉमर्स के इवनिंग में होते हैं, साइंस के मॉर्निंग में होते हैं, अकोमोडेट करते हैं। तो उसके लिए बेसिकली तौर पे तो हर 30 बच्चों के ऊपर एक इन्विजिलेटर होता है। और इसके अलावा हमने लास्ट ईयर से एक और काम ये किया था कि जो हर सेंटर पे एक विजिलेंस ऑफिसर मुकर्रर किया था। वो विजिलेंस ऑफिसर वहीं रहता है और जितने भी 30, 32, 40 जो रूम्स होते हैं उनको इंस्पेक्ट करता है। अगर कोई मामला होता है तो उसको वो वहीं कॉपी केस बना देता है। अच्छा देखिए, हमें लास्ट ईयर हमने बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई थी तो मोबाइल पकड़ने की। अब ये मोबाइल पकड़ने के लिए तो तकरीबन 80% तो मोबाइल हम रिकवर पहले ही बाहर कर लेते हैं। अच्छा। अब देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि ख़ास तौर पे गर्ल्स के सेंटर हैं, भाई मोबाइल्स ले आए, पर्स में आ गया है सर, वो असल में हम आके अपने बाबा को फ़ोन करेंगे तो वो दूर दूर से। कराची में एक मसला ये है कि करीब करीब तो सेंटर बहुत दूर दूर पड़ते हैं, ये प्रॉब्लम होती है हमारे लिए। फिर वो जो सुपरिटेंडेंट है वो उनको बाहर रखवाती है, ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन जनरली तौर पे हम मोबाइल रिकवर भी कर लेते हैं और बहुत सारी जगह हमारे मैं आपको बताता हूँ। देखिए ना, अब ये चीज़ हम भी मतलब हम भी मोबाइल वाले लेके जाते थे, हमारे मोबाइल बाहर रख भी देते थे, लेकिन आप अच्छे बच्चे होंगे ना जी, आप अच्छे बच्चे होंगे ना। मैं भी शायद मैं पंजाब बोर्ड से हूँ तो इसलिए मुझे लेकिन बात ये, मुझे आप ये बताएं कि किस तरीके से, जैसे अभी सती बात करता है, पर्चे कैसे आउट हो जाते हैं, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे बड़े आराम से आ जाते हैं। इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ ना, और आपका शुक्रिया कि ARY पहले चैनल है जिसने इस हसास मौजू पे बात की है ना, आई हाईली अप्रिशिएट यू। देखिए बात यह है कि मैं चेयरमैन हूँ, कल कौन सा पर्चा होगा, कौन सा आएगा मुझे पता नहीं है, ना कंट्रोलर को पता है। हमारा मैकेनिज्म ये है कि 10 टीचर्स प्रोफेसर्स पर्चा बनाते हैं, ठीक है, और शाम को 6 या 7 बजे मॉडरेटर हमारे पास आते हैं, वो भी प्रोफेसर होते हैं, वो भी हम डिसाइड नहीं करते, वो एक कमेटी है प्रोफेसर की, वो डिसाइड करती है। वो 10 में से कोई 2 पर्चे उठा लेती है, उसको फाड़ लेती है, उसको मॉडरेट करती है, उसको मिक्स करती है, फिर उसका वेटेज देखती है कि MCQs B पार्ट और C कार्ड, यानी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे मैनेज करें ना, और डुप्लीकेशन ना हो। इसके बाद वो प्रूफ रीडिंग होती है और तकरीबन पर्चा 1 बजे रात को फाइनल होता है। ठीक है, 1 बजे फाइनल होने के बाद ये पर्चा वो हमारे पास अंदर ही प्रेस है, उससे कोई बाहर नहीं जा सकता, वही अंदर ही प्रेस होता है, कोई इवन कंट्रोलर भी बाहर नहीं आता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बाहर निकलती हैं सुबह 7 बजे। बल्कि 7 बजे से पहले, लेकिन बहुत से बच्चे इम्तिहान से आधे घंटे का मैकेनिज्म मैं आपको बताऊँ, आधे घंटे का मैकेनिज्म क्या है। तो ये 7, 7:30 बजे, जैसे अब गडाव है, ये दूर है, तो हमने इनको 7:45 बजे पर्चा दे दिया कि भाई आप जाके 8:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तो देखिए हाफ एन आवर पहले पर्चा तमाम सेंटरों पे खुलेगा। ठीक है, आपके सेंटर पे 1000 बच्चे बैठे हैं, आप 5 मिनट में तो उनको बांट नहीं देंगे, आप पर्चा खोलेंगे, उसको 30 या 35 जितने भी आपके रूम्स हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो आधा घंटे का टाइम है ना, जो बोर्ड में तो बोर्ड से तो चला गया है, सेंटर पे पहुंच गया है, आप सुपरिटेंडेंट हैं, आप बड़े ईमानदार हैं, आप बड़े आधे घंटे के लिए आप लोग FIA को इन्वॉल्व क्यों नहीं करते? मतलब ये तो इन्विजिलेटर्स हैं जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, तो बच्चों के करियर से खेल रहे हैं। अब वो आधे घंटे के दौरान आप इन्विजिलेटर हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं, आपके पास बच्चों से तो हमने रिकवर कर लिया, वो एक किसी के पास मोबाइल है, उससे स्नैप कर दिया, या बच्चे के पास पहुंचा और बच्चे ने 2 सवाल जल्दी जल्दी लिखे और वो बाहर कर दिए, या फिर उसने तस्वीर ली, अगर वो मोबाइल लेने में। लेकिन सर एक एस्पेक्ट इसके अंदर हम नजरअंदाज करें। देखिए आप ये जानते हैं ना कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? करप्शन का। करप्शन हर इदारे में, यू नेम द इदारा और वहां पर करप्शन होगी। ये जो बोर्ड से रिलेटेड मामलात हैं और जहां पर मुलाजमीन का मुलव्वस होने की बातें होती हैं, ये हमने खुद देखी हैं। जब हम खुद हमारा बोर्ड से वास्ता पड़ता था तो ये चीजें होती थी। तो आप इस पहलू पे क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे कि हो सकता है कि अपना ही कोई बंदा मिला हो? डेफिनेटली देखिए, अगर अपना कोई बंदा होता तो 7 बजे ARY के पास पेपर होता और आप इस स्क्रीन पे प्लेस कर देते कि ये पेपर है जो 2 घंटे के बाद बच्चों के हाथ में आएगा। कभी ऐसा नहीं हुआ। जो 8:30 बजे वाली बात बता रहा हूं, पेपर देने के लिए कि हमें भी 2 घंटे, जो आधे घंटे वाली बात है, ये पेपर सेंटर में मौजूद है। ऑल बेनिफिशरीज
हमारी तो वैसे भी इंस्ट्रक्शन है कि बच्चा आधा या बच्चा या बच्ची आधे घंटे पहले आ जाए, तमाम मौजूद है। ये हमारे यहाँ खुशनुमाई का एक शौक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, मैंने आपको भेज दिया। MCQs ज्यादातर आते हैं ना, कथा कलामी की मास्टर्स MCQs आते हैं, तो वो तो बड़ा आसान होता है। हमने अपने टाइम में भी देखा था, वो होता है ना कि जी एक बंदा गुजरता आपको बताते चल जाते कि ABCCDD सारे ठीक नहीं होते, वो तमाम थे सर, वो यहाँ पे लेकिन इतने भी हों कि अगर पास भी हो जाए तो फिर ये बच्चे कभी एक्सेल नहीं करते। अभी मैं आपको बताऊं कि इसके बाद ना हमने क्या किया है सर, एक्सेल नहीं करते लेकिन सिस्टम से तो निकल गए ना वो, उन्होंने छाननी में से तो निकल गए। देखिए बात ये है, हमने FIA साइबर क्राइम को 10 लेटर लिखे, 10 एक नहीं 10, और सॉफ्ट का रिमाइंडर, ओके वी विल डू इट। कहते हैं यार ये बात ये है कि ये बच्चे दूसरों के नामों से बनाते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट को कोई सीरियस होते हैं सर, जहाँ से आया होता है। क्योंकि देखें ना, जब आपने कहा कि इन्विजिलेटर्स के हाथ में जाते थोड़ा सा टाइम होता है कि जब डिस्ट्रीब्यूट होना था, तो उसी टाइम पे सारे लीक होते हैं। उसने ली इस तस्वीर उसने व्हाट्सएप ग्रुप में डाली और फिर उसके बाद बच्चे जो बैठे होते हैं वो आपस में डिस्कस भी कर रहे थे कि अच्छा जी ये उन बच्चों के पास तो फिर मोबाइल मेजॉरिटी के पास है ही नहीं ना, ठीक है, जो क्लास में बैठे हैं। अच्छा बात मोबाइल हमने रिकवर किया, ये तो और ज़रा खौफनाक बात है कि फिर कैसी चीज़ें हो रही हैं। देखिए ये इक्का दुक्का लोगों के पास तो हो गया ना, वो जिनको जिसके पास 2 हो गए, एक तो हमने बाहर छीन लिया उससे, एक अब क्या होता है कि ये सारे के सारे इस दफ़ा हमने ना OMR सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। आप के जो नुमाइंदे उनको भी हमने विजिट कराया था, तो सारी जगह ना जैसे स्कैन करेंगे। इसके बाद हम जो है ना वो ऑनलाइन सिस्टम इस दफ़ा इंट्रोड्यूस कराएंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनको वो मैनुअल फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, हम पेपरलेस वर्किंग पे जा रहे हैं। अच्छा देखिए हम इसको बिल्कुल इस तरह कर्व कर देंगे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, आपको पता है कि ओवर A लेवल का बच्चा 16 और 17,000 रुपीज़ पर पेपर दे रहा है ना, तो तकरीबन 50-60,000 रुपीज़ फीस दे रहा है। हमारा बच्चा फर्स्ट रेटर का इम्तान दे रहा है, 1 रुपया भी नहीं दे रहा है, बगैर फीस के दे रहा है। तो अब देखिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, देखिए सहूलत तो नहीं ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन बात है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से इदारे ख़राब होते हैं, बिल्कुल ऐसे। अब ये हो रहा है कि हम जब नेक्स्ट टाइम इसको MCQs करेंगे तो इसके 10 वर्जन कर देंगे, ठीक है, और उस वर्जन पे ABCD भी नहीं लिखेंगे, उस पर बारकोड लगा देंगे, उस बारकोड के अंदर लिखा हुआ होगा कि A है, B है, C है, D है, E है, ठीक है। और जब सॉफ्टवेयर इसको रीड करेगा तो सॉफ्टवेयर इसको उसी हिसाब से रीड करेगा। एक और चीज़ ये कह रहा हूँ कि देखें, जब आपके पास अल्लाह ताला ने ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, बहुत से बच्चों का मुस्तकबिल आपके हैं, और ज़ाहिर है कि जो बच्चे आप मेहनत करके पढ़ते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि देखें कि एक ऐसा बच्चा जो नाअहल था वो पास हो गया और वो फिर आगे एक्सेल कर गया। अगर ये चीज़ें आपके अपने इदारे में अगर काली भेड़ें मौजूद हैं, अगर हैं, और अगर उनके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे तो ये बड़ा आपके बोर्ड की रेपुटेशन के लिए बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कहूँ कि इसमें इदारा बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि सारा काम प्रोफेसर्स के हाथ हम कराते हैं। और जो आधे घंटे वाली बात की है तो हम अपनी चीज़ हैंड ओवर कर चुके, किसको, सेंटर्स को। इदारा उससे बरी ज़िम्मा है, लेकिन बाकी इन्विजिलेटर्स ने किया है, आपका ज़िम्मा तो आप देखिए डेफिनेटली हमें उसके लिए भी कुछ करना होगा, कोई मैकेनिज्म बनाना होगा। उसके लिए हम अब ये कर सकते हैं कि इस इम्तहान को और शॉर्ट करें ना, मतलब जो हमारे 115 सेंटर हैं उनको कम करके 25 कर दें, ताकि हमारी ग्रिप उनके ऊपर इंशाल्लाह। सर वो एक बड़ी मशहूर और मारूफ लाइन है कि जैसे कहा जाता है ना कि सिर्फ इलेक्शन का इनेकाद नहीं होना चाहिए, साफ और शफाफ, वैसे इम्तिहान का इनेकाद बात ये है साफ और शफाफ, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और ये जो नकल वाले बच्चे होते हैं, ये कभी भी मैंने कभी नहीं देखा कि ये आगे जाके पास हो। सर आगे जाके, लेकिन उस वक्त चीटिंग तो होती है, वो तो तकदीर पे छोड़ देते हैं, लेकिन समहाउ ये नेग्लिजेंस की वजह से या ये पैसे के चक्कर में ये बच्चे जो चाह रहे होते हैं ये अचीव कर लेते हैं, उनसे निकलते हैं। और सोशल मीडिया को तो आजकल चेयरमैन इंटरबोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा जी। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जो सॉकर लवर है पाकिस्तान के, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि फीफा ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल रुकनियत जो कि मुअत्तल कर दी थी, उसको कर दिया है बहाल। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि AFI न्यूज़ ने दुनिया खेल के सबसे बड़े जो फीफा इवेंट है इंशाल्लाह वर्ल्ड कप 2022, इसके TV और डिजिटल राइट्स जो हैं वो हासिल कर लिए हैं। सो आप अपने आराम से चैनल पे, HD चैनल पे आराम से सुकून से देखिएगा मैचेस, देख सकेंगे। तो इस हवाले से रिपोर्ट देखिए, वैसे मज़ा बड़ा आएगा। HD पे ना कसम से फुटबॉल के मैचेस देखने का ना, मैं कहती हूँ बात ही। और अब आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, A स्पोर्ट्स लगाएं, आराम से सुकून करें। आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे अगले हफ्ते। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।